वेलकम बैक गाइस। हमने हेजन कंपनी के क्वेश्चन के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमल पॉइंट कैलकुलेट कर लिया था। अब हम कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं जो कि आपको करनी पड़ सकती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में। उसमें से एक कैलकुलेशन तो जो आपको करनी पड़ सकती है वो है स्लैक कैलकुलेट करने की। स्लैक बेसिकली कहते हैं कि अगर आपने जो ऑप्टिमल पॉइंट या ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान सेट किया है कि मुझे इतने यूनिट्स बनाने हैं ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो उतने यूनिट्स बनाने के बाद जो जो रिसोर्स आपकी बच जाएगी, मटेरियल, लेबर का टाइम, जो जो बच जाएगा उसको कहते हैं स्लैक। और एक होती है बाइंडिंग रिसोर्स, तो जो खत्म हो जाएगी उसको बाइंडिंग रिसोर्स कहेंगे और जो बच जाएगी उसको स्लैक कहेंगे। तो हो सकता है आपको एग्जामिनर स्लैक कैलकुलेट करने को दे। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ग्राफ देख लें और ग्राफ में आप अपना ऑप्टिमल पॉइंट देखिए कहाँ पर था। ये रहा आपका ऑप्टिमल पॉइंट, और आपको ऑप्टिमल पॉइंट बिल्कुल दो लाइंस के एच पर है। एक लाइन 4 जो कि डिमांड की लाइन थी और एक लाइन 2 जो कि क्राफ्टमैन के टाइम की थी। तो डिमांड की लाइन तो रिसोर्स की लाइन है ही नहीं ना, वो तो डिमांड है। रिसोर्स की लाइन आपकी 2 है, यानी क्राफ्टमैन वाली लाइन है जिसकी एच पर ही है। एक ऐश की भी थी एच से नीचे, बट क्राफ्टमैन के बिल्कुल एच के ऊपर है। तो याद रखिएगा जिस जिस रिसोर्स लाइन के ऊपर ऑप्टिमल पॉइंट आ रहा होगा, इसका मतलब आप वो रिसोर्स पूरा पूरा यूज कर रहे हो और वो बाइंडिंग रिसोर्स है। और जिसके नीचे आ रहा होगा, जिस रिसोर्स लाइन के नीचे आ रहा होगा ऑप्टिमल पॉइंट, वो रिसोर्स आपके पास बच रही होगी। और ये नीचे पॉइंट बनने का मतलब ये है कि उससे नीचे है, यानी आप यूज पूरा नहीं कर रहे हो। जैसे कि हमारा जो ऑप्टिमल पॉइंट था बी पॉइंट, उसमें एक्स हमारे पास थे 6000 एंड वाई हमारे पास थे 12000 यूनिट्स। तो ये हमारा ऑप्टिमल पॉइंट था, यानी हम ये फैसला कर चुके थे कि हमें दोनों के इतने इतने यूनिट्स बनाने हैं। तो इतने यूनिट्स बनाने के बाद जो रिसोर्स बच जाएगी वो स्लैक कहलाएगी और जो कंज्यूम हो जाएगी वो बाइंडिंग कहलाएगी। तो हमारे पास है ही दो रिसोर्सेज, एक तो ऐश था। तो पहले ऐश चेक कर लेते हैं कि ऐश में हमारे पास कुछ बचता है या नहीं बचता। ग्राफ के हिसाब से तो बच रहा है क्योंकि ऐश की लाइन ऊपर है, बट इक्वेशन से भी देख लेते हैं हम। सो ऐश की लाइन जो थी वो थी 0.27 एक्स प्लस 0.27 वाई, और लेस देन इक्वल टू थी तो हम इक्वल टू करने जा रहे हैं। लेकिन इक्वल टू मैथमेटिकली तो ये पर गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ये कहा था कि इट इज लेस देन इक्वल टू, यानी आप पूरा यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो, आप कम यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो अगर मैं इज इक्वल टू लिख दूंगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हम पूरा पूरा लाजमी यूज करेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। हम कम भी यूज कर सकते थे, ये तो हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी अवेलेबल थी तो उसके हिसाब से था। सो लेट मी रिमूव। सो इट इक्वल टू 5400 था। तो मैं यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर एक वैल्यू लिख रहा हूँ S1 के नाम से, एक वेरिएबल इंसर्ट कर रहा हूँ S1। और S1 से मुराद ये है कि अगर x और y के यूनिट्स इतने हैं कि उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए और वो 5400 के बराबर नहीं बन रहे, यानी कम यूज हो रहे हैं, तो वो गैप फिल हो जाए S1 से। वो कैसे होता है जरा देख लेते हैं पहले। तो 0.27 इंटू 6000 कर लेते हैं प्लस 0.27 इंटू वाई की वैल्यू 12000 थी, ये देखने के लिए कि 12000 6000 यूनिट्स बनाने के बाद हमारे पास क्या रॉ मटेरियल ऐश बचता है या नहीं बचता। तो ज़रा आप कैलकुलेटर्स पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, और इनको ऐड करके ये देख लें कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल ऐश यूज़ हो रहा है। उसको यहाँ पर आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आई गेस द आंसर इज़ 540 किलोग्राम्स। आप लोग चेक कर लीजिए, यानी ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाने के बाद हमारे पास 540 केजीज का ऐश बच जाएगा और इसको कहते हैं हम स्लैक। अगर ना बचता तो S1 0 आ जाता।
सो बच रहा है, तो इसलिए S1 इज इक्वल टू 540 आ गया. सो वी हैव अ स्लैक ऑफ 540 किलोग्राम्स इन ऐश. तो ऐश को हम अपनी स्लैक रिसोर्स कहेंगे. दूसरी रिसोर्स हमारे पास क्राफ्टमैन की थी, तो क्राफ्टमैन की इक्वेशन देखनी पड़ेगी. क्राफ्टमैन की इक्वेशन थी 0.5x प्लस 0.75y, एंड इसमें हम S2 लगा देते हैं, S1 पहले से कर चुके हैं, इज इक्वल टू 12,000. और हम ये देखते हैं कि क्राफ्टमैन का टाइम हमारे पास बच रहा है नहीं बच रहा, 6,000 और 12,000 यूनिट्स बनाने के बाद. सो 0.5 इंटू 6,000 प्लस 0.75y इंटू 12,000 प्लस S2 इज इक्वल टू 12,000. सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा. 12 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा. तो S2 इज इक्वल टू 0 आ गया. यानी क्राफ्टमैन में आपके पास कुछ भी नहीं बचा, और यही मैं आपको बता रहा था ग्राफ के ऊपर भी कि क्राफ्टमैन का टाइम नहीं बच रहा. तो क्राफ्टमैन के टाइम को हम कहेंगे बाइंडिंग रिसोर्स. ये हमारा बाइंडिंग रिसोर्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा आफ्टर प्रोड्यूसिंग 6,000 12,000. सो ये हमारा बाइंडिंग रिसोर्स कहलाता है. तो स्लैक रिसोर्स भी हमने निकाल लिया और बाइंडिंग रिसोर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया. अब एक और चीज आती है, इसको कहते हैं सरप्लस. स्लैक रिसोर्सेज के साथ देखा जाता है और सरप्लस प्रोडक्ट के साथ है. यानी सरप्लस का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने अपनी मिनिमम रिक्वायर्ड से ऊपर बनाया है ऑप्टिमल पॉइंट के हिसाब से, तो वो आपके पास स्लैक कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ऐसा था नहीं. अगर ऐसा होता कि वो कहता पूल क्यूज का एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया हुआ है 2,000 पूल क्यूज का, जो कि लाजमी बना के देने कम से कम, उससे ऊपर बनाना है बना लें, लेकिन 2,000 लाजमी पूल क्यूज आपने बनाने हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अब हमारा ऑप्टिमल पॉइंट कहता है कि 6,000 बनाओ क्योंकि उस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, बट हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि कम से कम 2,000 तो बनाने ही बनाने. तो हमने अपने मिनिमम से फिर कितने ज़्यादा बना लिए होंगे, 4,000 यूनिट ज़्यादा बना लिए होंगे. तो मिनिमम 2,000 है और बनाए हमने 6,000 होंगे ऑप्टिमल पॉइंट पे, तो 4,000 हमने अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बना लिए टू मैक्सिमाइज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन. सो वो 4,000 विल बी कॉल्ड सरप्लस. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी डू नॉट हैव एनी मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स. दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट की मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड नहीं है. सो इसका मतलब हम जितना भी बना रहे हैं वो सरप्लस ही बना रहे हैं. 6,000 एंड 12,000 हम उसको ओपन मार्केट में बेचेंगे, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, तो सरप्लस उसको कहते हैं. सो फिलहाल सरप्लस यही 6,000 और 12,000 ही है दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर. एक और कैलकुलेशन आती है जिसको हम कहते हैं शेडो प्राइस. शेडो प्राइस क्या चीज है, जरा समझने की कोशिश करें. अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो इसमें हमारे पास कौन सी रिसोर्स कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, क्राफ्टमैन का टाइम. क्राफ्टमैन के 12,000 घंटे अवेलेबल थे और पूरे के पूरे यूज हो गए. सो क्राफ्टमैन जो कि बाइंडिंग रिसोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है. ऐश हमारे पास अभी भी बचा हुआ है 540 पे. तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर कोई आपको मजीद रॉ मटेरियल ऑफर करता है, वुड ऑफर करता है कि भाई हम आपको वुड देने के लिए तैयार है मजीद, आप हमें कितना पे करोगे, तो आपका जवाब होगा नो. आप कहोगे कि हमारे पास ऑलरेडी 540 किलोग्राम्स का ऐश पड़ा हुआ है जो कि हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम आपसे मजीद ऐश क्यों खरीदेंगे, तो हम नहीं खरीदेंगे. सो वी वोंट बी विलिंग टू पे एनीथिंग to acquire additional raw material because we already have slack of 540 kilograms. But on the other hand, craftsman's time has been finished. और वो खत्म हो चुका है, 12,000 घंटे खत्म हो चुके हैं. We don't have craftsman's time anymore. और probably इसी की वजह से हम मजीद यूनिट्स नहीं बना पा रहे. वाई तो हमने अपनी मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से ही पूरा बनाया हुआ है, तो वाई तो हम मजीद बनाएंगे भी नहीं अगर हमारे पास रिसोर्स आ भी जाए. लेकिन एक्स तो हम मजीद बना सकते थे. एक्स की डिमांड तो हमारे पास 15,000 थी, हम सिर्फ 6,000 बना रहे हैं. और उसकी वजह यह है कि हमारे पास क्राफ्टमैन का टाइम खत्म हो चुका था और हम मजीद नहीं बना सकते थे, इसलिए हम नहीं बना रहे. लेकिन अगर हमारे पास क्राफ्टमैन का टाइम मजीद अवेलेबल हो जाए तो हम 6,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स बना पाएंगे. तो अगर लेट्स से हमें क्राफ्टमैन ऑफर करें कि हम ओवर टाइम करने के लिए तैयार हैं, हम मजीद ओवर टाइम करने के लिए तैयार हैं, तो आप हमें बताएं आप हमें कितना पे करोगे. तो हम अगर उनको कहते हैं भाई जो नॉर्मली हम आपको पे करते हैं रेट, हम आपको वही पे करेंगे, तो हो सकता है वो कहें नहीं हम तो ओवर टाइम कर रहे हैं, तो हम उसी रेट पे क्यों काम करें जो जिसमें हम नॉर्मल टाइम पे काम करते हैं. तो बात लॉजिकल है, ओवर टाइम कर रहे हैं वो. तो अगर वो नॉर्मली $18 पर आवर ले रहे थे, तो हो सकता है वो हमसे अब डिमांड करें कि 18 से हमें ज़्यादा दें.
और हमें फैसला करना है कि हम 18 से कितना ज़्यादा देना अफोर्ड कर सकते हैं। तो 18 तक तो हम दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम 18 देंगे और हम प्रोडक्ट एक्स बनाएंगे मजीद, तो हमें हर यूनिट पे $20 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर वो 18 से ज़्यादा मांग रहे हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा हम कितना ज़्यादा देना अफोर्ड कर सकते हैं। वो जो एडिशनल अमाउंट हम देना अफोर्ड कर सकेंगे उसको कहते हैं शेडो प्राइस। अब याद रखिएगा, शेडो प्राइस हमेशा बाइंडिंग रिसोर्स की कैलकुलेट होती है, स्लैक रिसोर्स की नहीं कैलकुलेट करनी है कभी भी। अगर वो आपसे कहे भी कि कैलकुलेट द शेडो प्राइस ऑफ फलानी रिसोर्स, जैसे यहाँ पर ऐश था, तो ऐश की शेडो प्राइस निकालें, तो आप नीचे लाइन नोट लिख करके दीजिएगा, सिंस देर इज अ स्लैक ऑफ 540 किलोग्राम्स ऑफ ऐश, सो नो नीड टू कैलकुलेट शेडो प्राइस। हाँ, क्राफ्टमैन की हम निकालेंगे, तो बाइंडिंग रिसोर्स की हम निकालेंगे। अब उसको निकालने का तरीका क्या है? देखिए, हम क्राफ्टमैन के लिए एडिशनल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम एडिशनल कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। तो पहले हम ये देख लें कि हम एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना कमा सकते हैं। तो लेट अस सी कि हम एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना कमा सकते हैं। हमें देखना ये पड़ेगा कि हम अगर 1 घंटा हमारे पास क्राफ्टमैन का अवेलेबल हो जाता है, तो हम उससे कितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हैं। तो हमें पहली बात तो ये है कि हमें वापस उसी इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, उन्हीं 2 लाइन्स के ऊपर जाना पड़ेगा जिस पे ऑप्टिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता था, और वो 2 इक्वेशंस हम उठा लेंगे, ये लाइन 2 वाली और लाइन 4 वाली। तो याद रखिएगा, जिस पॉइंट पे ऑप्टिमल था उसी की लाइन्स उठाएंगे दोबारा। हमने लाइन 2 की इक्वेशन उठानी है। लाइन 2 की इक्वेशन जो थी वो थी आपकी 0.5 क्राफ्टमैन वाला प्लस 0.75 y इज इक्वल टू 5400 था, सॉरी 12,000 था। तो अब हम 12,000 की बजाय हम लिखेंगे 12,001, यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 घंटा एडिशनल अवेलेबल हो गया क्राफ्टमैन का, तो उसकी वजह से हम कितनी प्रोडक्शन कर सकेंगे और उससे कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकेंगे। और दूसरा वाला जो था वो लाइन 4 थी, जो थी y इज इक्वल टू 12,000 थी। हम इन दोनों के एच पे थे, तो यही 2 इक्वेशन हम दोबारा उठाएंगे, और बस सिर्फ हमने 1 ऐड कर देना है उस रिसोर्स लाइन में जिसकी हम शेडो प्राइस निकालने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम एक मजीद घंटा अवेलेबल होने की वजह से कितने प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो 12,000 को हम यहाँ पुट करते हैं y की जगह, जैसे पहले किया था। तो 0.5x प्लस 0.75 y की जगह 12,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12,001। और 0.75 इंटू 12,000 होगा, तो ये आ जाएगा 9,000, और 9,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3,001, और 0.5x हो जाएगा, 0.5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 6,002। तो x हम 6,002 बना सकते हैं। अब टोटल कंट्रीब्यूशन हम कितना कमा सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से? 6,002 मल्टीप्लाइड बाय 20 फुल का कंट्रीब्यूशन, एंड 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हम 600,000 हम बेसिकली कितना कमा सकते होंगे? 600,040। तो $640 हम कमा सकते होंगे कंट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास 1 घंटा अवेलेबल होता है। और जब ये 1 घंटा नहीं था तो हम कितना कमा रहे थे? 600,000। सो हमारे कंट्रीब्यूशन में कितने का इजाफा हुआ? एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो हम कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? $40 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। सो अगर हमें क्राफ्टमैन 1 घंटा और दे दे, तो हम अपना कंट्रीब्यूशन 600,000 से जो पहले कमा रहे थे हम, उससे हम $40 ज़्यादा कमा सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड शेडो प्राइस ऑफ क्राफ्टमैन। यानी हम क्राफ्टमैन को उनके एग्जिस्टिंग रेट $18 के बदले मजीद अगर हम $40 भी दे दें पर आवर, यानी $58 भी दे दें उसको, तो हमें लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर हम उसको $58 देंगे, $58 देंगे, तो जो हमें एडिशनल $40 मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, हम जीरो पे हो जाएंगे। तो हमें क्राफ्टमैन के एक एडिशनल घंटे से ना नुकसान होगा ना फ़ायदा हो रहा होगा। तो मैक्सिमम हम $40 का एडिशन दे सकते हैं। सो 58 इज़ द रेंज। अब हम उनके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। ज़ाहिर है हम 58 नहीं देंगे, वरना हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो इट शुड बी लेस देन 58। अब जितना 58 से कम होगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। सो 18 के बदले अगर वो कहते हैं कि हमें 50% प्रीमियम दे दें, तो 18 का 50% 9 बनता है। तो 9 तो हम आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हम अप टू 40 प्रीमियम दे सकते हैं।
अगर वो हमसे कहते हैं कि आप 2 टाइम्स ऑफ द रेट दे दें, जो हमारा बेसिक रेट है उसका 2 टाइम्स, उसका 2 टाइम्स हमें दे दें नॉर्मल ओवर टाइम के लिए, यानी 18 प्लस 18, तो हम 18 भी दे सकते हैं। तो 18 में हम मजीद $40 ऐड करके उनको दे सकते हैं, तो हमें नुकसान नहीं होगा। सो दैट्स कॉल्ड शैडो प्राइस, द एडिशनल amount that we will be willing to pay for one additional unit of binding resource। ये इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग रिसोर्स, तो उसको हम कहते हैं शेडो प्राइस। तो ये इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता हो कि जो रिसोर्स हमारे पास खत्म हो गई है, अगर वो रिसोर्स कोई हमें ऑफर करता है और उसकी वजह से हमें ज़्यादा रेट मांगता है नॉर्मल रेट से, तो हम कितना एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं। डेफिनेटली जितना हमें बेनिफिट होगा एक्स्ट्रा, हम मैक्सिमम उतना ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये था शेडो प्राइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।